हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन केमिकल रिएक्शंस। जो टॉपिक हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का पढ़ा है, बोथ फॉर जेके एसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए और जेके एसएसबी पटवारी के लिए। ये क्लास हमने ऑलरेडी आपके पास जो है ये दोनों टॉपिक्स, चाहे आप केमिकल रिएक्शन का देखें या केमिकल इक्वेशन का देखें, ये टॉपिक्स हमने जेके एसएसबी अकाउंट फाइनेंस के लिए भी पढ़े हैं और पटवारी के लिए भी पढ़े हैं। आज हम एमसीक्यूज करेंगे जनरल साइंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग is a short representation of the elements or chemical compounds which take part in a real chemical reaction। जो भी आपके पास आपने कोई केमिकल रिएक्शन आपने देख ली, आपको बोल रहा है आपके केमिकल रिएक्शन में इनमें से जो आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया एलिमेंट्स और केमिकल कंपाउंड्स का जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। क्या उसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, क्या आप केमिकल सिंबल कहेंगे, क्या आप उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो हमने आपके साथ पढ़ा है कि जब भी आपके पास इस तरह का कंसेप्ट दिया जाए कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इस वाले सारे तरीके को जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी है, ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन जो इस केमिकल रिएक्शन की आ रही है, इसे हम नाम देते हैं सर केमिकल इक्वेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिसका केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है जी, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे, क्या आप उसे रिएक्टेंट्स कहेंगे, क्या आप उसे प्रोडक्ट्स कहेंगे, क्या आप उसे सेल्स कहेंगे? देखिए, जो भी आपके पास हमने पढ़ा है कि जब भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो दो चीज़ें उसमें आपके पास बन के आती हैं। एक को आप रिएक्टेंट्स कहते हैं, दूसरे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स आपके पास बन के आ जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जिनमें चेंज आती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें जनरली हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज आ रही है तभी ये रिजल्ट फाइनल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट है और कार्बन एंड ऑक्सीजन दीज टू आर रिएक्टेंट्स। तो वो सब्सटेंस जिन्हें केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज आ रही है उन्हें आप रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, द एरो हेड इन ए केमिकल रिएक्शन पॉइंट्स टुवर्ड्स। देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन को सबसे आसान तरीका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन जो है आप दिखाने के लिए वर्ड इक्वेशन कहें, आप उसे केमिकल इक्वेशन आप दिखा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि एरो हेड जो केमिकल रिएक्शन में होता है वो किसकी तरफ पॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया कि आपके पास इस तरह से है कि अगर आपके पास H2 है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, आपके पास H2O आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास अगर आपके पास आ रहा है कि अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स H2 आ रहा है प्लस O2 बन के आ रहा है, 2 टाइम्स H2O बन के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड किसकी तरफ होता है? क्या ये रिएक्टेंट्स की तरफ होता है, क्या प्रोडक्ट्स की तरफ होता है, नन ऑफ दी या बोथ? तो आपको पता है कि एरो हेड रिएक्शन का किसकी तरफ होता है? ये एरो हेड जो है ये हमेशा आपके प्रोडक्ट की तरफ होता है एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दिया गया है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द चेंज इन हीट एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। वो केमिकल इक्वेशन जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज आ रही है उसको भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस केमिकल इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे हीट इक्वेशन कहेंगे, ठीक है जी, क्या आप उसे हीट इक्वेशन कहेंगे, क्या आप उसे थर्मो इक्वेशन कहेंगे, क्या आप उसे थर्मो केमिकल इक्वेशन कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे? तो आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसी केमिकल इक्वेशन आ रही है जिस केमिकल इक्वेशन में अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन आप जो है जो हीट एनर्जी चेंज आ रही है उसको भी दर्शा रहे हैं, तो उस इक्वेशन को आप जो है थर्मो केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जनरली दो तरह की आपके पास आती हैं, एक को आप जो है एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे आप जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उनमें जो है एक कंसेप्ट आप ले रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं सर? इन रिएक्शंस के इक्वेशंस को आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहते हैं, जिनमें हीट एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में उसको भी दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द केमिकल रिएक्शंस
इन विच द फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एब्जॉर्बर रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड। देखिए जनरली आपके पास केमिकल रिएक्शन जो है दो तरह की आती हैं, एक को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, कोई भी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए हीट हमें यहाँ से ही देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्टेंट्स में, तो ही आपके पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके बरकत कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है रिएक्शन के दौरान। फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है कि जब फॉर्मेशन अमोनिया होता है, जब केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर आपके पास अमोनिया देते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है, ऑलमोस्ट 22.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट रिलीज होती है, तो वो आपके पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन सो एज टू गिव द अमोनिया आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से इसके बरकत अगर आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाए, तो वहां पर आपके पास जो है एनर्जी यहाँ से ही देनी पड़ती थी, ऑलमोस्ट 43.6 किलो कैलोरीज की हीट यहाँ से ही देनी पड़ती है। तो उस रिएक्शन को आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा था। तो सीधा आपने याद रखा था कि अगर रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए यहाँ से हीट देनी पड़ती है, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही पूछा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी पहले क्या बताना है, जिसमें रिलीज होगी। अगर पहले रिलीज होगी तो आपके पास एक्सोथर्मिक पहले आना चाहिए, फिर एंडोथर्मिक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज पहले आपके पास रिलीज आ रही है, फिर आपके पास एब्जॉर्ब आ रही है। रिलीज आपके पास एक्सोथर्मिक आ जाएगी और जो एब्जॉर्ब है वो एंडोथर्मिक आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा आपको अलग अलग जेके सभी कॉम्पिटिशन फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं सर। मैथमेटिक्स के लिए अलग आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल साइंस के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिमिलरली अगर आप जेके सभी जूनियर स्टूडेंट के लिए पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के लिए अलग प्लेलिस्ट आपके पास बनी हुई है। सिमिलरली अगर आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं हर एक के लिए आपके पास सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सर्च कीजिए स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा चैनल और हर एक जो प्लेलिस्ट है वो आपको सेपरेट मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्चुअल एटम्स एंड आयन्स आर एग्जिबिटेड इन द रियल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे जिसमें आपके पास एक्चुअल एटम्स और आयन्स को भी एग्जिबिट किया जाता है रियल फॉर्म में, उन्हें क्या कहेंगे? क्या आप उसे केमिकल आयोनिक इक्वेशन कहेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, नन ऑफ दीज? तो आपको पता है हमने आपके साथ क्लास में ही पढ़ा है ये चीज़ कि उस रिएक्शन को जिस रिएक्शन में एक्चुअल एटम्स एंड आयन्स आर एग्जिबिटेड इन द रियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन उसे आप आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज की क्लास का आपके पास दिया गया है वो इस तरह से है। क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज ए या एन। ये जो फॉलोइंग इक्वेशन दी गई है कि यहाँ जो है जिंक कंबाइन हो रहा है किसके पास? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपके पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। क्या ये इक्वेशन जो ऊपर दी गई है क्या ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बोथ या नन? देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? पहले सर हमें देखना पड़ता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के दे शुड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, वो सेम रहना चाहिए। जिंक यहाँ एक है, यहाँ जिंक का एक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं। सल्फर का यहाँ 1 है, सल्फर का यहाँ 1 है। ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 4 है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है पूरी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? सर दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोअर्स। जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये कौन सा लॉ फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स, नन ऑफ दीज। देखिए एग्जामिनेशन में आपने क्या चुनना होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें अगर आपको बोलेंगे चुनने के लिए तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा, क्योंकि हमने आपके पास पढ़ा है जब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी हमने वहाँ पढ़ा था दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट्स का प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स में मास है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट में जो मास है वो आना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है ये होल्ड करता है आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ये आपके पास फॉलोइंग एक रिएक्शन दी गई है, ये पूछा गया है इनमें से किसकी एग्जांपल है? क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये नन ऑफ दीज है? तो आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन क्या दी गई है कि फेरस सल्फेट जो है सर इसको हम हीट कर रहे हैं, ये फेरिक ऑक्साइड और आपके पास SO2 और SO3 में चेंज हो रहा है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो रहा है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स।
तो ये रिएक्शन कौन सी आएगी सर? ये रिएक्शन जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है इट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जो है ये रिएक्शन जो है जिसमें आपके फेरस सल्फेट है FeSO4 है, ये हीट देंगे इसको, ये चेंज हो जा रहा है फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में। तो सिंगल जो है आपके पास रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन बन के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का आपके पास दिया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसकी एग्जांपल अभी आपने पढ़ ली, ये किसके अपोजिट होते हैं? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अपोजिट होते हैं? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होते हैं? आयोनिक इक्वेशन के अपोजिट होते हैं या नन ऑफ दीज? अभी आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है सर? सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो रहा है ताकि सिंपल प्रोडक्ट दिए जाएं। तो ये किसका उल्टा हो रहा है? बिल्कुल सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन हो जाते हैं ताकि नया प्रोडक्ट दिया जाए। देखिए रिएक्शन में हमने आपके पास पढ़ा है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CR हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है सर, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दे जाएगा। दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट आपके पास बन के आ रहा है। एग्जांपल आपके पास 2 टाइम्स H2 सर, हाइड्रोजन आपके पास है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, आपके पास जो है H2O वाटर जो है आपके पास बन के आ जाएगा। तो ये एग्जांपल किसकी आ रही है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आ रही है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन जो हमने आपके पास पढ़ी है वो है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एग्जांपल इसकी अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास CaCO3 जिसे आप क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। अगर इसको आप हीट करेंगे, इसको आप हीट देंगे, इसको हीट आपने दे दी, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके पास क्विक लाइम जिसे आप कहते हैं CaO, क्विक लाइम में प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास रिएक्शन आ रही है इसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने जो है और एक रिएक्शन का टाइप पढ़ा था, जिस रिएक्शन को आपने नाम दे दिया था उस रिएक्शन को हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह की रिएक्शन ले रही हैं, ये आपके पास आयरन है, ये अगर हम कंबाइन करेंगे कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये हमारे पास क्या दे देगा? ये आयरन सल्फेट का आपके पास एक्वा सोल्यूशन दे रहा है, FeSO4 दे रहा है और आपके पास कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आयरन ने क्या कर दिया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन को आपने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शंस आपके पास 3 तरह की जनरली आती हैं, एक को आपने डिस्प्लेसमेंट, आपने कॉम्बिनेशन और आपने जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये किसका अपोजिट है सर? ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के में आपके जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पर किस तरह के MCQs आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।